ओहो, सही साउंड प्रॉब्लम था। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला नंबर चैप्टर देखेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा शानदार है, लाजवाब है, बेहतरीन है। और आज हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग इस क्लास में जुड़ जाइए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके पास क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। और आज अगर हम कायदे से बात करें तो ये छठा क्लास है, क्योंकि 3 क्लास हम फिजिक्स में लिए थे, 2 क्लास रिकॉर्ड दिए थे दर्पण सूत्र वाला, तो 3 और 2 5 और आज ये छठा हुआ। तो बाबू आज अगर सीरियल वाइज बात करें तो ये छठा क्लास है, ठीक है ना? तो चलिए फटाफट से आप लोग जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना, ताकि एकदम बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को आज के इस क्लास में बता सके, पढ़ा सके, समझा सके। आज बाबू हम लोग सत्ता में साझेदारी को पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी करते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वैसे सभी प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है ना? आप लोग फटाफट से तैयार हो जाइए ताकि अच्छे तरीके से हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बता सकें। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़ ही रहे हैं, बताइए। अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुड़ ही रहे हैं, तो भाई जल्दी जल्दी से ना आप लोग एक बार जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन सब लोगों के पास चला गया था कि क्लास शुरू हो गया है? एक बार जल्दी से बताओ बाबू, सब लोगों के पास नोटिफिकेशन चला गया है, यस और नो? अगर यस तो जल्दी से बता दीजिए कि हाँ सर जी चला गया है। और आप सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामना, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, ठीक है ना? क्योंकि आज चाचा नेहरू का जन्मदिन है और चाचा नेहरू के जन्मदिन के मौके पर हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, यानी कि बाल दिवस मनाते हैं। तो इसलिए बाल दिवस की ढेरों सारी शुभकामना आप सभी लोगों को। चलो भाई, अब हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताना, नोटिफिकेशन नहीं गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं गया है भाई, इसलिए लगता है कि बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं क्या? एक बार देख लेते हैं हम नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया है। चलो बाबू, हाँ अच्छा, हाँ एक बात और, आप लोगों का किताब क्रैश कोर्स वाला जो आप लोगों का किताब था वो भी हो सकता है कि कुछ दिनों में आ जाए, ठीक है ना? आप लोगों का क्रैश कोर्स वाला जो किताब था वो हो सकता है कि बहुत जल्दी आ जाए, ठीक है? तो आप लोग बाबू जल्दी जल्दी से ना किताब के लिए भी तैयार हो जाइएगा। हाँ, किताब के लिए भी आप लोग ना फटाफट से तैयार हो जाइएगा, क्योंकि अब कुछ ही दिन के बाद किताब हो सकता है कि आपका आ जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा चलिए शुरुआत करते हैं आप लोगों के सवाल से। आप लोगों से एकदम बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछते हैं, एकदम छोटा सा सवाल, बउआ वाला सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है? बस इतना सा जवाब बता दीजिए हमें, हम खुश हो जाएंगे। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है? बस आप हमें इतना बता दीजिए। बताओ बाबू, लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है? जल्दी जल्दी से बताइए। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है? बस आप हमें इतना बता दीजिए। अब्राहम लिंकन। अरे वाह, अच्छा तो जब इतना बता दिए तो ये भी बता दीजिए कि अब्राहम लिंकन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे, किमा राष्ट्रपति थे? अब्राहम लिंकन अमेरिका के किमा राष्ट्रपति थे? आप लोग को तो ये भी पता होगा, अगर पता है तो जल्दी से बता दीजिए कि अब्राहम लिंकन किमा राष्ट्रपति थे। जल्दी से बताओ बाबू, पता है कुछ? अब्राहम लिंकन किमा राष्ट्रपति थे? आप लोग बस हमें इतना बता दीजिए।
जल्दी जल्दी से। अब्राहम लिंकन अमेरिका के किमा राष्ट्रपति थे? बस आप हमें इतना बता दो जल्दी से बाबू। पहला, तीसरा, 16वां। अधिकांश बच्चे अब 16वां बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कहते किसको हैं। सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि लोकतंत्र कहते किसको हैं। यह परिभाषा 2 नंबर का पूछा भी जा सकता है आपके परीक्षा में कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। 2 नंबर का यह परिभाषा ना परीक्षा में आपका बन सकता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा तो सब लोगों को याद है। लोकतंत्र मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें पावर जनता के हाथ में हो। लोकतंत्र कहने का मतलब जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करे। जैसे देखिए, हम लोग वोट देकर के जिताते हैं प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि बोले तो विधायक को जिताते हैं, सांसद को जिताते हैं, मुखिया को जिताते हैं, सब ना ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि वोट देकर के प्रतिनिधि को जिताते हैं और फिर वही प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करता है। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अगर कह लीजिए तो जनता खुद अपने ऊपर शासन कर रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ कि जनता खुद अपने ऊपर शासन कर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को बाबू हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में जितनी भी पावर होती है सब जनता के हाथों में होती है। लोकतंत्र में पावर किसके हाथों में होता है? जनता के हाथों में होता है, याद रखिएगा। लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। याद रहेगा बाबू, बताओ जल्दी से। लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में होती है? याद रखना, लोकतंत्र में संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती है। क्लियर? यस सर। अरे वाह, आप लोगों को तो भाई पता नहीं कितना आप लोग याद कर लिए हैं। देखिए, हम अभी इतना ही पढ़ा रहे हैं, आप लोग सत्ता में साझेदारी का परिभाषा लिख रहे हैं। टारगेट बोर्ड पे पढ़ने वाले बच्चे यही होता है, हमेशा एक कदम आगे। हम अभी पढ़ा रहे हैं कि भाई लोकतंत्र क्या है, आप लोग पढ़ रहे हैं कि सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं। मतलब पढ़ा हुआ है सब कुछ। खैर कोई बात नहीं, जिनका पढ़ा हुआ है वो भी पढ़िए। ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता खुद मालिक होती है। जनता खुद अपने ही प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है, तो उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। ठीक है ना बाबू? हम लोग कहेंगे तो लोकतंत्र का परिभाषा एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के अनुसार इस प्रकार से है कि जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, जो जनमत पर आधारित होता है। यानी कि लोगों के मत पर, लोगों के वोटों पर आधारित होता है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया बाबू? तो लोकतंत्र एकदम आसान चीज है। ठीक है ना? लोकतंत्र एकदम आसान चीज है। समझ में आ गया लोकतंत्र? अब चलिए पहला क्वेश्चन, ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा, याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अब जो प्रश्न आ रहा है ना, ये तो पक्का हो सकता है कि पूछेगा। और ये प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है? सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ होता है? सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? देखो बाबू, आपको पता है कि समाज में हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, हर एक धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन धर्म, सब लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब समाज में सब लोग रहते हैं तो भाई सब लोगों को समाज में बराबर अधिकार मिलना चाहिए ना। चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है। तो जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहां सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो फिर सभी लोगों को तो यह भी चाहिए कि ठीक है भाई, जब सब लोगों को बराबर का अधिकार है तो फिर सब लोगों को सत्ता में, यानी कि राजनीति में भी, शासन में भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है कि समाज में रहने वाले जितने भी सारे वर्ग के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सब लोगों को सत्ता में बराबर का अधिकार दिया जाता है। और इसे ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं। इसे ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं। बोलो बाबू, याद रहेगा? जल्दी से बताइए।
सर क्रैश कोर्स किताब में गणित भी रहेगा? बिल्कुल हाँ बाबू, गणित भी रहेगा, ठीक है ना, गणित भी रहेगा। क्लियर, सब सब्जेक्ट रहेगा। तो सत्ता की साझेदारी मतलब समझ गए? सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब समझ में आया? सत्ता में साझेदारी कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, किसी भी देश के शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। किसी भी देश के शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना ही क्या कहलाता है? सत्ता में साझेदारी कहलाता है। मतलब भाई समाज में रहने वाले जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग सत्ता में साझेदार बने, सब लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना बाबू, किसी देश की शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जिस देश में लोगों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है वहां लोकतंत्र सफल रहता है, और जहां सभी लोगों को सत्ता में साझेदारी नहीं दिया जाता वहां लोकतंत्र सफल नहीं रहता है। आप लोगों को हम बाबू दो ऑप्शन बताए थे, आप लोगों को हम दो देश का एग्जाम्पल दिए थे, बताओ वो देश कौन कौन सा है? जल्दी से बताइए। बताओ बाबू जल्दी से। जल्दी जल्दी से आप लोग हमें एक बार बता दीजिए। बताओ जल्दी से। बताइए। श्रीलंका और बेल्जियम, श्रीलंका बेल्जियम, श्रीलंका बेल्जियम, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या बता रहे हैं? श्रीलंका बेल्जियम सर, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए, हम आपको बताए थे सत्ता में साझेदारी के लिए दो देश, क्या बताए थे? सत्ता में साझेदारी के लिए हम दो देश बताए थे। कौन सा देश बताए थे? एक बताए थे बेल्जियम और एक बताए थे श्रीलंका, जो कि सत्ता में साझेदारी के लिए अलग से एक एग्जाम्पल पेश करता है कि भाई बेल्जियम में सत्ता का साझेदारी हो गया तो बेल्जियम विकास कर गया, और श्रीलंका में सत्ता का साझेदारी नहीं हो पाया तो श्रीलंका विकास नहीं करी, ये नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बताए थे। तो याद रखना बाबू कि श्रीलंका और बेल्जियम, बेल्जियम के यहां से ना ऑब्जेक्टिव पर्पस से कुछ सवाल बनता है जो कि आप लोग याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव पर्पस से बेल्जियम की स्थिति और श्रीलंका की स्थिति ध्यान रखना बाबू। बेल्जियम के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि यूरोप का एक देश है। बेल्जियम जो है वो क्या है? यूरोप का एक देश है जिसका क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम जो है वो क्या है? यूरोप का एक देश है जिसका क्षेत्रफल जो है ना वो हरियाणा के बराबर है, और लगभग 1 करोड़ वहां की आबादी है। हम बताए थे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। यहां से ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की राजधानी कहां है, तो ध्यान रखिएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेल्जियम की राजधानी कहां है तो जवाब याद रखिएगा कि बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेल्जियम में कितने भाषा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते थे? तो 59% लोग।
बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते थे? 59%। फ्रेंच भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते थे? 40%। आपसे पूछा जाएगा कि बेल्जियम में डच भाषी लोग कौन से इलाके में रहते थे? आप लोग जवाब बताइएगा, फ्लेमिश इलाका में। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग किस इलाका में रहते थे? आप लोग बताइएगा, बेलेनिया इलाका में। आपसे पूछा जाएगा कि जर्मन भाषी लोग कितने थे? तो बताइएगा 1%। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत थी? तो बताइएगा 80%। आपसे पूछा जाएगा ब्रुसेल्स में डच भाषी लोगों की संख्या कितना था? तो बताइएगा 20%। ये सब ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण सवाल बनता है। समझ में आया? ये सब ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण सवाल बनता है बाबू, बोलो याद रहे। ये सब ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण सवाल बनता है। समझ में आया? ये सब ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण सवाल बनता है बाबू, बोलो याद रह जाएगा। फटाफट से बताइए। यस सर, हाँ सर जी, हाँ सर जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलो बाबू, बहुत बढ़िया। यहां तक सब बच्चों को याद हुआ? यहां तक सब बच्चों को याद हो गया? यस सर। कोई दिक्कत तो अब नहीं ना है बाबू? अब कोई दिक्कत तो नहीं ना है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी प्रकार से श्रीलंका के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पर्पस से याद रखिएगा। एशिया का एक द्वीपीय देश है, एशिया का द्वीपीय देश है, और श्रीलंका का आबादी कितना है? 2 करोड़। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका का आबादी, तो 2 करोड़। श्रीलंका में सबसे अधिक कौन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं? तो सिंहली लोग रहते हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले। श्रीलंका में सबसे अधिक सिंहली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, याद रखिएगा। श्रीलंका में सबसे अधिक सिंहली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, कितना? 74%। ठीक है ना? श्रीलंका में तमिल बोलने वाले 18% लोग। श्रीलंका में तमिल बोलने वाले कितने लोग हैं? तो तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं। तो ये यहां पर ना 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सिंहली सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सिंहली का है कितना? 74%, और तमिल और मात्र 18%। तो यहां से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है ना? तो बेल्जियम में क्या हुआ था कि डच भाषी फ्रेंच भाषी के बीच में सत्ता का साझेदारी हो गया, तो बेल्जियम विकास कर गया। और यहां श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच में सत्ता का साझेदारी नहीं हो पाया, इसलिए श्रीलंका विकास नहीं कर पाया है। तो इसलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। तो सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है बाबू? ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है। सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि समाज में रहने वाले हर एक वर्ग को बराबर का अधिकार देना। समाज में रहने वाले हर एक वर्ग को सत्ता में बराबर का अधिकार देना, शासन में बराबर का अधिकार देना ही सत्ता में साझेदारी कहलाता है। बोलो बाबू, याद रहेगा? फटाफट से बताइए, याद रहेगा आप लोगों को? जल्दी से बताइए बाबू, क्या आप लोगों को याद रहेगा, हाँ या ना? याद रहेगा? तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। बोलो बाबू, याद हो जाएगा? यस सर जी, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से सत्ता में साझेदारी से एक सवाल और पूछा जाएगा कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता में साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है? बोलो बाबू, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है? तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का क्या महत्व है। लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्व रखती है। पहला, सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है। अगर सभी दलों के बीच में सत्ता का साझेदारी अच्छे से हो जाता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होता है। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना याद रखिएगा बाबू। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ध्यान रखिएगा, सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है? मजबूत होती है। यानी कि अगर सत्ता में साझेदारी हो जाता है तो राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हो जाती है, ठीक है ना? अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होता है तो फिर आपस में ही लोग मरते कटते रहते हैं, आपस में ही लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंटवारा हो जाता है समाज का। समझ में आ गया ना? आपस में टकराव हो जाता है। सत्ता में साझेदारी ना होने से क्या होता है? आपस में टकराव हो जाता है।
समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। पारा हो जाता है समाज का, समझ में आ गया ना, आपस में टकराव हो जाता है। सत्ता में साझेदारी न होने से क्या होता है, आपस में टकराव हो जाता है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है, इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है। यानी कि जितने भी सारे सामाजिक समूह हैं, समाज में रहने वाले जो जात पात के लोग हैं, उनके बीच टकराव कम होता है। सत्ता की साझेदारी से सांस्कृतिक और भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ, ध्यान रखिएगा। सत्ता की साझेदारी से सांस्कृतिक और भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। यानी कि बिना किसी भेदभाव के समाज में रहने वाले हर एक वर्गों को सत्ता में साझेदार बनाया जाता है। सत्ता के बंटवारा से यह सुनिश्चित होता है कि सभी समूहों की बातें शासन में सुनी जाए। यानी ऐसा नहीं है कि भाई जिसका संख्या ज्यादा है उसका बात सुना जाएगा और जिसका संख्या कम है उसका बातें नहीं सुना जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सत्ता साझेदारी होने से क्या होता है कि सभी वर्गों का बात शासन में सुनी जाती है, और सत्ता की साझेदारी से समाज के सभी प्रमुख समूहों को शासन में उचित स्थान और सम्मान मिलता है। सभी लोगों को क्या मिलता है, उचित स्थान और उचित सम्मान मिलता है। ठीक है ना, सभी लोगों को उचित स्थान और उचित सम्मान मिलता है। चलिए हो गया यहां तक। तो बाबू ध्यान रखिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, तो बहुत सारे महत्व रखती है। आप लोग एक एक करके परीक्षा में लिख दीजिएगा। तो क्या सत्ता के साझेदारी से संबंधित अगर प्रश्न आएगा ये सब, तो आप लोगों से परीक्षा में लिखा जाएगा? जल्दी से यस और नो, हाँ या ना बताइए। अगर परीक्षा में सवाल आएगा तो क्या आप लोगों से लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ बाबू, फटाफट से बताइए, लिखा जाएगा? बोलो बाबू, लिखा जाएगा? तो जल्दी से सब बच्चे यस सर लिखिए ना, इतना देर करते हैं आप लोग। अगर आप लोगों से लिखा जाएगा तो फटाफट से लिखिए कि यस सर जी, हाँ सर जी, लिखा जाएगा। तो ये बाबू सत्ता में साझेदारी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सत्ता में साझेदारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। बोलो बाबू, ध्यान रखा जाएगा, याद हो जाएगा? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है। तो दीर्घ उत्तर ये का है 5 अंक। 5 अंक में पूछा जाता है ये सवाल। देखना रहे, 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। जैसे ही 5 पॉइंट में लिखा हुआ है तो आपको पता लगना, ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई 5 नंबर का सवाल है। अगर 2 नंबर वाला रहता तो 2-3 पॉइंट से हम ज्यादा लिखते ही नहीं। 5 नंबर वाला है तब ना 5 नंबर, ये 5 पॉइंट लिख रहे हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखिए, अब आगे हम लोगों को बढ़ना है। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा कि क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लिट्टे कहाँ का उग्र संगठन था? श्रीलंका का। लिट्टे नामक एक संगठन बनाया गया था ना, ताकि सभी लोगों को, तमिल लोगों को समान अधिकार मिले। लड़ने के लिए लोगों ने लिट्टे नामक एक संस्था बनाया था। अभी बताइए, लिट्टे कहां का उग्र संगठन था? तो श्रीलंका का। चलिए यह सवाल याद रखिएगा, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हां तो कैसे? क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, और अगर हां तो कैसे जरूरी है? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हां तो कैसे जरूरी है? लिखेंगे कि हां सत्ता। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, हमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है, हम पहले भी आपको बता दिए हैं कि हमें 10% भी अगर लगा है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगर हमें लगा है कि 10% भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई संकोच नहीं करना है। क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है, और अगर हाँ तो कैसे जरूरी है? तो लिखेंगे कि हाँ भाई, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है।
सत्ता में जब साझेदारी होता है तो समूह के बीच टकराव कम हो जाता है। नहीं तो अगर देखते हैं ना, अपने अपने अधिकार के लिए हिंदू आपस में लड़ते रहता है, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होते रहता है, सब लोग आपस में अपना ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसलिए सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। अगर सत्ता का बंटवारा बढ़िया हो ना, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है। और सत्ता में साझेदारी अगर बढ़िया से नहीं हो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक नहीं रहता है। तो याद रखना बाबू, सत्ता में बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक रहता है और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग देश के बारे में क्या सोचेंगे, अपने बारे में लोग हमेशा सोचते रहते हैं। और ये लोकतंत्र का आत्मा भी कहा जाता है सत्ता के साझेदारी को। सत्ता के साझेदारी को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का आत्मा कहा जाता है। सर याद नहीं होता है क्या करें, जो का एक कॉमन सवाल, याद नहीं होता है क्या करें, ठीक है ना। सब बच्चों का यही सवाल होता है। सुबह में उठ करके जब तक पढ़ाई नहीं करिएगा याद नहीं होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह में उठ करके पढ़ाई करते हैं? एक बार सही सही बताइए तो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह में उठ करके पढ़ाई करते? एकदम सही सही बताना बाबू, झूठ ना बोलो। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह में उठ करके पढ़ाई करते हैं? एकदम सही सही बताइए। पढ़ाई करते हैं सर, बहुत बढ़िया। आप पढ़ाई करते हैं जी? सुधीर कुमार चलिए जल्दी से बताओ तो। नहीं नहीं पढ़ाई करते हैं? 3 बजे है, तब तो बढ़िया बात है भाई। नहीं करते हैं सर, कोचिंग जाना पड़ता है। कुछ ना होने वाला है, हम पहले बता दिए। अगर पढ़ाई ना करते हैं ना तो कुछ ना होने वाला है। आप कितनों कुछ कर लीजिए, जब अपने से नहीं पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं होगा। जब खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर कोई आपको बंदूक पकड़ा दे और बंदूक पकड़ा के कहे कि गोली चलाओ गोली चलाओ, देखो ऐसे निशाना लगाते हैं ऐसे निशाना लगाते हैं, आप कभी नहीं सीख पाइएगा जब तक कि खुद से निशाना नहीं लगाइएगा। अगर कोई ड्राइवर आपको कहे कि और तुमको कार सिखाते हैं, तो बस हमको देखना खाली कि हम कैसे कार चलाते हैं, हमको बस एकदम ध्यान से देखना। अगर कंसंट्रेट होकर के देखोगे ना तो सीख जाओगे। कभी संभव नहीं है। कार चलाने के लिए आपको खुद बैठना पड़ेगा ड्राइवर सीट पर और खुद आपको कार चलाना पड़ेगा, स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब तक हम पढ़ा रहे हैं उससे क्या फायदा हो जाएगा? हम जो पढ़ा रहे हैं उससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद जो पढ़ेंगे ना उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। हम तो पढ़ा रहे हैं तो बस एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब याद कर लेना, परीक्षा में लड़ जाएगा। लेकिन आप इसे यादें नहीं करेंगे तो फिर बताने से भी हमारा कोई फायदा नहीं है। फिर तो हमारा मेहनत भी व्यर्थ है। समझ में आ रहा है ना? फिर तो हमारा मेहनत भी व्यर्थ है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान रखिएगा। फिर तो बाबू हमारा मेहनत भी व्यर्थ है ना, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना बाबू। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। सत्ता में साझेदारी समझ में आ गया ना? अब बाबू आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक दो चीज और जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पस से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद 15 के बारे में कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है और अनुच्छेद 19 क्या कहता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 के बारे में कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है और अनुच्छेद 19 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19 के बारे में बउआ आप लोग ध्यान रखना कि अनुच्छेद 15 जो है ना हमें भेदभाव की मनाही करता है। अनुच्छेद 15 हमें भेदभाव की मनाही करता है और अनुच्छेद 19 हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, लिंग, जाति, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चाहे आप भारत के किसी कोने में चले जाइए। और अनुच्छेद 19 क्या करता है? स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है। ठीक है ना। भौतिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं करवाए हम यहां पर ना बाबू?
क्रैश कोर्स में ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, हम पहले बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव हम आपको नहीं करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो इतना प्रैक्टिस करवाएंगे एग्जाम आते आते ना कि आप तंग हो जाओगे कि सर जी आप कितना बार प्रैक्टिस करें एक चीज को, ठीक है ना। तो ये क्रैश कोर्स वाला हमारा बहुमूल्य समय है, बच्चे का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रहता है, हमको पता है, ठीक है ना। ऑफलाइन में भी देखते हैं ना तो बच्चे ऑब्जेक्टिव में 80 में 80 लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव 10-20 नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। तो क्रैश कोर्स का लक्ष्य है हमारा सब्जेक्टिव में पकड़ बनाना, क्योंकि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है, ना कि ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव। बाप बेटे को जन्म देता है, बेटा बाप को जन्म नहीं देता है, समझ में आ गया ना। तो ऑब्जेक्टिव बेटा है और सब्जेक्टिव बाप है। सब्जेक्टिव पढ़ लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ करके जाइए, कभी भी सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, लिंग, भाषा, जाति अथवा जन्म के स्थान पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का समान अधिकार प्राप्त है। सभी लोगों को क्या है? समान अधिकार प्राप्त है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है, ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है बाबू, ठीक है ना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लोकतंत्र में द्वंद्ववाद ध्यान रखिएगा। हमारा संविधान कहता है, सिद्धांत कहता है कि भाई हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान यही कहता है कि लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन प्रणाली है, परंतु व्यवहार में इसमें अंतर दिखता है। सिद्धांत और व्यवहार के इस अंतर को ही लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। यानी कि सिद्धांत कुछ और कहता है लेकिन व्यवहार कुछ और होता है। सिद्धांत तो कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, लेकिन व्यवहार लोग उसी प्रकार से करते हैं, भेदभाव वाला, ठीक है ना। तो सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर है उसी को कहते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। क्लियर? सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर दिखाई पड़ता है उसी को कहते हैं लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। क्लियर हुआ बाबू? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, हे प्रभु, हे हरि नाम कृष्ण जगन्नाथम, क्या हुआ? एक लड़के कह रहे हैं ना सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर आप मैट्रिक का परीक्षा ना दीजिए, पहला दूसरा का परीक्षा दीजिए, सब समझ में आएगा, काहे कि उसमें ABCD पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर दीजिए ना परीक्षा। 10वां में कहे आ गए? अरे जब अभी तो मतलब अंदर घुसे भी नहीं है भाई, चैप्टर का भी शुरुआतें किए हैं, सत्ता में साझेदारी समझा रहे हैं, पूरा एक बार सिलेबस पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ना इसी में मार कर जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी में मार करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे बेचारे 999 रुपया पे करके टॉपर बैच में जुड़े, साल भर पढ़ाई किए। बहुत सारे बच्चे को लगा कि अरे हम तो इस साल 1000 रुपया बचा लिए ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि हम तो 1000 रुपया बचा लिए, अब क्या, अब 1000 में तो हम क्या बन जाएंगे? अंबानी बन जाएंगे। लेकिन अब वही बच्चे जो 1000 बचाने का प्रयास कर रहे थे, अब वही बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां से आएगा? साल भर में आप 1000 रुपया बचाए हैं, और ऐसे बच्चे जो साल भर में 1000 लगा करके अपना बहुत समय भी गंवाए हैं, तो वैसे बच्चों को ना समझ में आएगा? बताइए, बताओ भाई, क्या जमाना है और क्या कैसे कैसे बच्चे हैं कि यहाँ पर इतना बढ़िया से इतना प्यार से, सोचो ना 20-25 मिनट हो गया, अभी तक मात्र हम 5-6 क्वेश्चन मात्र समझा पाए हैं, और ऐसे भी बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ ना समझ में आ रहा है। तो फिर तो पहला दूसरा में होना चाहिए ना, बताइए। पहली बार हम एक कमेंट ऐसा देखे हैं क्रैश कोर्स में कि एक लड़के लिखे हैं सर कुछ ना समझ में आ रहा है, बाकी सब बच्चे लिखते हैं कि सर पूरा समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना। चलो बाबू, अब देखते हैं सांप्रदायिकतावाद से संबंधित प्रश्न। देखो भाई, सांप्रदायिकतावाद से संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सांप्रदायिकतावाद से संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांप्रदायिकतावाद क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिकतावाद क्या है।
सांप्रदायिकतावाद से क्या समझते हैं? क्वेश्चन यही ना है कि सांप्रदायिकतावाद क्या है, सांप्रदायिकतावाद से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे हम लोग सांप्रदायिकतावाद के बारे में। क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे कि यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। सांप्रदायिकतावाद कहने का मतलब अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊपर दिखाना। अब जैसे हिंदू होते हैं वो कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बाकी सब धर्म से ऊपर है। जो मुसलमान है वो कहते हैं मुसलमान धर्म बाकी सब धर्म से ऊपर है। जो सिख हैं वो कहते हैं कि सिख धर्म बाकी सब धर्म से ऊपर है। तो जो लोग अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वो अपनी जान तक दे देते हैं, इसी को सांप्रदायिकतावाद कहते हैं। अब बताओ ना, इसमें कहां दिमाग लगाने वाला बात है? एकदम इतना बढ़िया से तो समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ, आज शाम में संस्कृत हम पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत का 2 चैप्टर बचा है ना, एक आज शाम में ले लेंगे और एक हो सकता है कल सुबह में लेकर के हम संस्कृत का पूरा सिलेबस समाप्त कर देंगे। तो आज शाम में संस्कृत होगा। बहुत सारे बच्चे लगातार कह भी रहे थे कि गुरुजी संस्कृत कब पढ़ाइएगा, तो आज हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तैयार रहिएगा उसके लिए, ठीक है ना। याद रखिएगा बाबू बढ़िया से, एकदम समझ में आ गया। समझ में आ रहा है ना बाबू? ध्यान रखिएगा। तो सांप्रदायिकतावाद क्या है? अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊपर दिखाना और अपने राष्ट्र के लिए, संप्रदाय के लिए जान तक दे देना ही क्या कहलाता है? सांप्रदायिकतावाद। अच्छा ये बताइए, ये लोकतंत्र का गुण है कि अपगुण है? भाई धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो सभी धर्म हमारे लिए बराबर है, लेकिन सांप्रदायिकतावाद में क्या हो रहा है? अपने धर्म को ऊंचा दिखा रहे हैं, दूसरे के धर्म को नीचा दिखा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का अपगुण है। ये क्या है? लोकतंत्र का अपगुण है। ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे बाबू हम लोग, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अपगुण है। सांप्रदायिकतावाद क्या है? लोकतंत्र का एक अपगुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन यही ना है, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो लिखेंगे हम लोग कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सभी लोग निवास करते हैं। भारत में तो सब धर्म के लोग निवास करते हैं। काहे सब धर्म के लोग निवास करते हैं? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसलिए भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं। विभिन्न धर्म जैसे लोगों के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि भाई हम सब भारतवासी हैं। यहां पर कह रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? यानी कि भाई ये जो सांप्रदायिकतावाद जो लोग करते हैं, अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हैं, दूसरे धर्म को लोग नीचा दिखाते हैं, वैसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? वैसे व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? तो भाई अगर हम रहेंगे, अगर सांप्रदायिक कोई लोग अगर भेंट आ जाए हमको कि भाई ऐसा लोग जो कहे कि हम तो अपने धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, तो हम उसको यही सिखाएंगे कि हम सब लोग सबसे पहले भारतवासी हैं। हम लोग सिखाएंगे कि हम लोग क्या है? भारतवासी है। सब लोगों के, विभिन्न धर्मों के जैसे लोगों के दिल में यह भावना होनी चाहिए कि हम सब क्या है? भारतवासी हैं। सबसे पहले हम लोग भारतवासी हैं। अपना तो धर्म का बातें छोड़ दीजिए, ठीक है ना। सभी लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, ना कि धर्म सर्वोपरि है, ठीक है ना। ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, लेकिन सबसे पहले देश सर्वोपरि है। अगर हम भारत देश में रह रहे हैं तो हम सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें। अगर हम भारत देश में रह रहे हैं तो सब एक दूसरे के साथ किस भाव में रहें? भाईचारे के भाव में रहें, ठीक है ना। और हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम सबको कैसे रहना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। तो यही ना हमारा सिखाता है धर्म। समझ में आ रहा है ना? हमारा जो विचार होगा यही होगा, ठीक है ना।
समझ में आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे। यानी कि अगर कोई सांप्रदायिक व्यक्ति है, उसके अंदर अगर सांप्रदायिक सद्भाव है, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब वैसे व्यक्ति को आप समझाने के लिए क्या कहेंगे। तो भाई अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम धर्म के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा धर्म सबसे बढ़िया, तो उसको समझाने के लिए हम यही कहेंगे कि देखो धर्म तो ठीक है, लेकिन पहले आप एक भारतवासी हैं, सबसे पहले आपके लिए देश जरूरी है, इसलिए देश में रहने वाले हर व्यक्ति की मदद करिए, यही ना कहेंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है ना वो बिहार बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है, 2 नंबर वाला में ये पूछा गया था, 2 अंक में ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक से आप लोग मिला सकते हैं। ये भी 2 अंक वाला प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पहले पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये भी बिहार बोर्ड में पहले पूछा गया प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू, ये भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, तो जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं ना, या तो बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है क्वेश्चन बैंक वाला, या तो फिर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए एक एक प्रश्न को ना अच्छे तरीके से आप लोग याद करते जाइए, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ सके। सर जी आप समझाते हैं तो याद हो जाता है, अरे वाह क्या बात है भाई। ये बात दोनों समझ में आ गया प्रश्न, एक बार जल्दी से यस सर करके बताइए, या ये दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया। बिल्कुल, भारत ही मेरा परिवार है, ऐसा ही भाव होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही भाव होना चाहिए कि भाई सबसे पहले भारत हमारा क्या है, एक परिवार है। सब लोगों के हृदय में ना इसी प्रकार का भाव होना चाहिए कि भारत हमारा एक परिवार है। क्लियर, चलिए चलो अब अगला। बहुत देर से हम बोल रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष 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 के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बंधुआ मजदूर के बारे में जान लेते हैं। बंधुआ मजदूर, क्योंकि बिहार बोर्ड परीक्षा में ये वाला सवाल भी एक बार पूछा गया है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर कहने का मतलब क्या होता है, आप ऐसा समझिए, जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने हमसे कर्जा लिया कि भाई हमारी बेटी का शादी है, या फिर घर में कोई जरूरी काम है, या किसी वजह से पैसा लिया, मान लिया जाए कि वो हमसे 50,000 रुपया ले लिया, ठीक है ना, एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर वो हमसे 50,000 रुपया ले लिया और फिर बाद में वो पैसा अगर हमको नहीं चुका रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि तो पैसा के बदले में तुम हमारे घर पर आकर के काम करो, ठीक है ना। तो वैसे व्यक्ति को घर पर हम काम करवाएंगे। अब चूंकि वो हमारे गिरफ्त में आ गया है व्यक्ति, तो इसलिए बहुत कम मजदूरी पर, एकदम नाम मात्र की मजदूरी पर उससे काम करवाते हैं, ठीक है ना, नाम मात्र की मजदूरी पर उससे काम करवाते हैं। इसी प्रकार के मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार के मजदूर को, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार के मजदूर को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। बोलो बाबू, याद रहेगा। सारा सब्जेक्ट को एक ही कॉपी में लिखकर याद करेंगे, यही तो गलती है ना। क्यों कंजूसी करते हो, सब जगह पर कंजूसी ठीक नहीं होता है। अरे थोड़ा सा कंजूस मत बनो ज्यादा, थोड़ा सा यार दिल खोलो अपना, ठीक है ना। 5 वो कॉपी ले लीजिएगा तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा, एक के कॉपी में सर सब लिख लेंगे। इतना कंजूस बनते हैं ना आप लोग, सब कुछ। कभी उस वाला से जाके बोलिएगा ना कि हमको फ्री कॉपी दे दीजिए, कॉपी किताब लेते हैं ना, जाके बोलिएगा दुकानदार से हमको फ्री दे दीजिए, एक 2 रुपया वाला तक फ्री नहीं देगा। लेकिन आप लोग को टारगेट पोर्ट पर ही सिर्फ फ्री चाहिए होता है। चलिए जल्दी से बताओ तो एक बार, जल्दी से बाबू। फटाफट से बताइए। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि बंधुआ मजदूर वह व्यक्ति होता है जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए बिना मजदूरी या बहुत कम नाम मात्र की मजदूरी में काम करने के लिए बात होता है। तो ऐसे मजदूरों को बंधुआ मजदूर, अनुबंध मजदूर या बंधक मजदूर कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है।
क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कि बंधुआ मजदूर वह व्यक्ति होता है जो किसी खास मालिक, मतलब एक ही मालिक के यहाँ काम करता है कि मालिक अब तो ही काम करेंगे, अब बाहर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना, उसी मालिक के यहाँ काम करता है और किसी खास अवधि के लिए, एक खास समय के लिए कि भाई इतना से इतना दिन तक तुमको काम करना है, कहीं नहीं जाना है, तो एक खास अवधि के लिए बिना मजदूरी के या फिर बहुत नाम मात्र की मजदूरी, बहुत कम मजदूरी पर अगर काम करता है, काम करने के लिए अगर बाध्य होता है, तो ऐसे मजदूर को ही बंधुआ मजदूर, अनुबंध श्रमिक या बंधक मजदूर कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे मजदूर को ही क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए भाई, अगला धर्मनिरपेक्ष क्या है? ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। तो बाबू कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? तो लिखेंगे हम लोग कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। मतलब अगर भारत देश है तो भारत का कोई संवैधानिक धर्म नहीं है, ठीक है ना, सब धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को बराबर धार्मिक स्वतंत्रता देता है। यानी कि वैसा देश जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, शांति प्रिय ढंग से रहते हैं, जहां पर सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। ऐसे देश को क्या कहा जाता है? ऐसे ही देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। बोलो बाबू, याद हो जाएगा? ऐसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। बोलिए, याद हो जाएगा आप लोगों को? जल्दी से बताओ बाबू। इग्नोर करते हैं सर हमें नीतीश कुमार विश्वकर्मा। अरे विश्वकर्मा जी, आपको इग्नोर काहे करेंगे? हैं सर, कैमरा को सही करिए। कैमरा में क्या दिक्कत है भाई? सब लड़कों का अलग अलग डिमांड होता है, ठीक है ना। चलो भाई, समझ में आ गया ना? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बाबू, यहां तक समझ में आ गया? यस सर, क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया ना? एक मिनट देखने दो भाई, आधा कम से कम पहुंच गए हैं हम लोग। हाँ जी, आधा पहुंच गए हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। यहां तक टोटल क्वेश्चन आज कितना बताए हैं आपको हम? 2 3 4 4 4 4 5 5 सब्जेक्टिव के लिए 8 9 क्वेश्चन हम बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको कल याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कसम खिलवाएंगे कल हम, सुन लीजिए भाई, हम कल कसम खिलवाएंगे कि याद किए हो या नहीं किए हो। और आप सभी लोगों को हम कह रहे हैं, ठीक है ना, आप सभी लोगों को हम कह रहे हैं, अगर आप लोग माँ सरस्वती का आराधना करते हैं, माँ सरस्वती का पूजा करते हैं, तो कल आप लोग ये सभी क्वेश्चन को याद करके आइएगा, ठीक है ना। कल ये सभी क्वेश्चन को याद करके आइएगा आप लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम ना एक आध सप्ताह तक 1 घंटा सवा घंटा ही क्लास लेंगे। 1 सप्ताह के बाद फिर आपका स्पीड हम बढ़ा देंगे, क्योंकि तो बार बार हम इतना धीरे धीरे नहीं चलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलने का कारण हमारा ये भी है कि अभी बहुत सारे बच्चे जो है ना वो नए एडमिशन लिए हैं, ठीक है, कल एडमिशन लिए हैं या आज एडमिशन लिए हैं, तो वैसे बच्चे भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा भी स्लो चल रहे हैं। लेकिन 1 सप्ताह के बाद हम जो स्पीड पकड़ेंगे तो 2 घंटा से कम न पढ़ाएंगे बाबू। फिर 1 दिन में 1 चैप्टर समाप्त करेंगे। अभी हम 2 दिन में चैप्टर समाप्त कर रहे हैं, फिर 1 दिन में 1 चैप्टर समाप्त करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, 1 सप्ताह के बाद ही, ठीक है ना, 1 सप्ताह के बाद ही हम 1 दिन में चैप्टर समाप्त करने लगेंगे। तो अपना स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा तभी सफलता हाथ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना? स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जब बढ़ेगा तभी सफलता हाथ लगेगा, नहीं तो सफलता हाथ लगने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बाबू आप लोग यहाँ तक अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। इसको कल याद करके आना है। हम सरस्वती माँ के बारे में आपको सौगंध दिए हैं, कसम दिए हैं, सोच लीजिए, तो जरूर इसको याद करिएगा। हम फिर से कल कसम खिलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि सब्जेक्टिव में जो आप लोग कमजोर है ना, वो कमजोरी हम दूर कर देंगे। ऑब्जेक्टिव में तो सब लोग ताकतवर होता है भाई, असली मजा तो वहां पर न है जहां पर सब लोग हारने का इंतजार कर रहे हैं और हम जीत जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए हम सब्जेक्टिव आप लोगों का स्ट्रॉन्ग कराएंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में। शाम वाला में हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, तो शाम वाली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए
जय हिंद, धन्यवाद।